अच्छा जी, प्रिपेयर करें नोट और उसके बाद रेकन्सिलेशन बनाए इसमें, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट उसने कहा है ज़रा कंप्यूट करें, यानी कि ये रिक्वायरमेंट बना दी उसने, ठीक है। ओके, नाउ शुरू करें जी। दुआ लिमिटेड, ये सवाल हो गया था वैसे बाय द वे, सारा ही हो गया था, फिर भी ज़रा क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, फिर 15 पे चले जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ लिमिटेड प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंस सिस्टम, किस किसने अटेम्प्ट किया हुआ इसको, हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज इतने। अब इसका हल पता है क्या था? सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताता चलूँ, इसका हल ये है कि आपको नहीं चाहिए था लिखना प्रॉफिट, आपको बल्कि लिख ही क्या लेना चाहिए था, ब्रैकेट के अंदर नहीं कुछ भी नहीं लिखना था, यही तो मैं कहने लगा हूँ। आपने यहाँ पे करंट टैक्स की वर्किंग करनी थी शुरू, और उसके अंदर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आप खाली लिख देते, पीबीटी लिखकर ये जगह खाली छोड़ देते। इसकी वजह पता है क्या है खाली छोड़नी थी? इसकी वजह ये है कि आप कंफर्टेबल होते हो इस फिगर के साथ, आप इजीली ना ये काम इस यहाँ से देखकर कर रहे होते हो कि प्रॉफिट तक आते आते हमने इनकम ऐड कर दी, लेस कर दो, हमने इनकम लेस कर दी, ऐड कर, वो एक्सपेंस लेस कर दिया, रिवर्स करना है तो ऐड बैक कर दो। आसान है आपको समझना। अगर खुदा ना खास्ता आपने स्टार्ट में यहाँ पे लॉस बिफोर टैक्स लिख दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ से फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी प्लस माइनस करने की। तो तरीका क्या है, आप पीबीटी लिख कर रहने दें और यहाँ पे जगह खाली छोड़ दें। अब सवाल शुरू हो गया, कहता है ये जो भी है लिख लेंगे बाद में, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है का मतलब यहाँ तक आते आते अगर लॉस बन भी गया है तो उसमें इनकम तो ऐड ही हुई होगी, एक्सपेंस लेस ही हुआ होगा, वो अपनी जगह पे रहना, इसलिए मैंने ये फिगर लिखी नहीं जानबूझ के, ठीक है। वो कहता है इसमें पड़ा है 2 मिलियन जो कि रिकवर हुआ था कस्टमर से, जिसका डेट रिटर्न ऑफ हो गया था। मैंने ये आपको समझा दिया था कि जब राइट ऑफ किया गया था तो ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हुआ होगा जिस साल में राइट ऑफ हुआ था। अब जब ये रिसीव हो गया है तो इसको टैक्सेबल भी बनाना चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। टैक्स वाले कहेंगे जब आपको हमने ये राइट ऑफ किया था आपने, तो हमने इसको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया था। आज जब ये आपको रिकवर हो गया है तो हम इस पर टैक्स भी लेंगे वापस, ठीक है। अब मामला ये है कि इस प्रॉफिट की फिगर में ये पड़ा है तो पड़ा रहने दें, टैक्स लग ही जाएगा। रिकवरी की एंट्री क्या होती है, रिकवरी एज इनकम अगर हो जाए, बैड डेट रिकवर हो जाए तो एंट्री हुआ करती है कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक है। कितने, ये 2 मिलियन, ये 2 मिलियन पीएनएल के अंदर मौजूद है, ये इनकम रिकॉर्डेड है। टैक्स वाले कह रहे हैं ठीक है ठीक है, कह नहीं रहे होते टैक्स वाले, तो ये कहते थे कि जब राइट ऑफ करोगे तो अलाउ कर देंगे, अब उसमें से रिकवरी हो जाए तो फिर ये इनकम भी टैक्सेबल करेंगे, तो इसलिए इसको पीएनएल में पड़ा रहने दो, ठीक है। तो मैंने कहा था इस एडजस्टमेंट को क्या कर दो, इग्नोर। ये क्या करनी थी जी, इग्नोर। अगली बात, डिविडेंड 16 मिलियन का जो है वो ऐसे शेयर्स से अर्न किया है जो यूके बेस्ड कंपनी के अंदर हमने खरीद रखे हैं। एज पर हमारा लॉ ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान है, क्योंकि इस पर 20% टैक्स यूके में ही लग चुका। अब ये वर्किंग चलती 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 आ गई, प्लस माइनस आपने सब कुछ कर देना है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स जब निकलने हैं, ठीक है, उन टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर आपने टैक्स लगाना है, टैक्स एट द रेट ऑफ कितना 30, लेकिन लेस कर दो डिविडेंड इनकम को इधर से, कितनी है 16 मिलियन, क्योंकि ये अगर इधर पड़ गई तो इस पर टैक्स लग जाएगा। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने निकाल लिया, अब लेकिन जो प्रॉफिट आएगा उस पर ये टैक्स रेट लगा के करंट टैक्स तो निकल आएगा। ये टैक्स ऑन डिविडेंड जो है ये आपका जो ऑलरेडी कट चुका है आपका एक्सपेंस तो है कि नहीं है, ये बात समझो मेरी। ये डिविडेंड की एंट्री मैं कह रहा हूँ डीटीई डेबिट कर लो। डीटीई में आप कहते हो, सॉरी सीटीई डेबिट कर लो, करंट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या करंट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑफ यूके। इससे क्या फ़र्क पड़ता है,
ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेट से 150 रुपये का टैक्स बन गया, और ये कितना बनता है बाय द वे, कितना बनता है जल्दी से बताओ यार, मैं इधर ही कर लेता हूँ। टैक्स ऑन 16 एट द रेट ऑफ 20%, कितना जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CTE के अंदर आपका ये 5.6 एक्सपेंस तो है ना, आपके PNL के अंदर ये एक्सपेंस तो आएगा। बाकी का टैक्स कितना बनता है वैसे बाय द वे, पता नहीं कितना बनता है, ये कितना टैक्सेबल प्रॉफिट आया पता है कुछ? कोई पता नहीं, हमें कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। ये जो फिगर आएगी ना, ये सवाल ख़त्म होने पर ये इधर चली जाएगी। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें ये फिगर तो हुकूमत पाकिस्तान को पेएबल है, या ये पे हो गया होगा या पेएबल होगा, मुझे इससे गर्ज नहीं है, क्रेडिट की तो गर्ज ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का ये एक्सपेंस है कि नहीं है, टैक्स एक्सपेंस नहीं है। ये बात समझिए, ये बच्चे को समझ नहीं आती बात। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए 16 को अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि अगर इसको इंग्लैंड में टैक्स लग गया है तो इसके ऊपर हमने टैक्स नहीं लेना। तो क्या ये इंग्लैंड में जो टैक्स लगा है ये हमारा एक्सपेंस नहीं है? यार ये तो बड़ी सादा सी बात है। आपका एक मुलाजिम जो है वो यूके के अंदर बैठा हुआ है कंसल्टेंट, और एक आपका कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आपने जो कंसल्टेंट को यूके में पैसे पे किए, क्या वो आपका सैलरी एक्सपेंस नहीं है, कंसल्टेंसी का एक्सपेंस नहीं है? वो भी है और पाकिस्तानी भी है। फ़र्क क्या पड़ता है इसमें? इसमें कोई फ़र्क नहीं है, प्लीज़ समझिए इस बात को, ठीक है? तो बहरहाल जी, रिकन्सिलिएशन में भी वो मसला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टोटल एक्सपेंस लेना है वो एक्सपेंस जो है उसके अंदर इस 16 के ऊपर लगा हुआ है 20%, और इस फिगर के अंदर आते हुए ये पूरा का पूरा उठ जाएगा ना, तो उसके ऊपर फिर पूरा लग जाएगा। खैर चले देखते हैं, अभी बारी तो आए। अपलोड का कहा है, बच्चों ने जाना शुरू कर दिया जोक दर जोक। अच्छा, उसके बाद ये बात समझ आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं ना यार, ये सारे को आगे ले जाते हैं और यहाँ पे नोट भी साथ साथ देखना शुरू कर देते हैं, फिर एंड पे सवाल हो सकता है, एंड तक सारा सवाल ही हो जाए। लेकिन ये पॉइंट किसको घर पे समझ नहीं आया था, अब समझ आया? आगे समझ, मैंने समझा के भेजा था फिर भी समझ नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये आपकी करंट टैक्स की जो वर्किंग है, इसके इस तरफ हम बना रहे होते हैं ना टैक्सेशन का नोट, जिसमें आता है टैक्स एक्सपेंस, जिसमें आएगा करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। बातों बातों में यहाँ पे नोट सवाल पूरा ही कर लेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है? और रिकन्सिलिएशन में आपकी स्टार्टिंग होती है PBT से, और उसके बाद टैक्स रेट आता है, और फिर टैक्स। ये 3 लाइनें छोड़ देंगे हम। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर। ये पहला रेकंसाइलिंग आइटम यही होगा, साइन यही उठा लिया करते हैं, ठीक है? तो लेस करेंगे हम डिविडेंड चाहे यूके वाला था। बहरहाल ये इस एक्सपेंस की फिगर तक आते आते जो कि यहाँ पे आई पड़ी होगी, इसमें लगना चाहिए था 20%, लेकिन हमने तो फिर जब यहाँ वाली फिगर उठाकर 30% रेट कितना है 35% लगाना है बच्चों, तो इस पर भी 35 लग जाएगा। तो लगना था 20, लग गया 35, तो कितना ज़्यादा है? तो ये जनाब आपका रेकंसाइलिंग आइटम आ गया, पहला रेकंसाइलिंग आइटम। ठीक हो गया जी? बस कर दिया ना रेड, ठीक है जी, चलें आगे। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट ओवर। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें, हम हर सवाल को ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह, जो सवाल करने वाले हैं छोड़ेंगे कुछ नहीं। बस ये है कि नया टॉपिक शुरू करें ना, मुंह पड़ गया, वे की चीज़ बार बार हो रही है, छोटी मोटी चीज़ें तो हर सवाल में आप नोट करेंगे कि हर सवाल में IAS 12 के एक आधा पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए नया कट्टा ही खुला होगा। लेकिन उससे परेशान नहीं होना, आपके पास ये 15 से 20 नंबर होते हैं, 15, 16, 17 नंबर का, 18 नंबर का सवाल आता है, तो उसमें से आपने 1-2 नंबर जो नहीं मिलने उसको परेशान होकर नहीं देखना। आपको ये लंबे नंबर देने वाला ये सवाल है कि आपको 70% से 80% मार्क्स ये हंस के देता है, फटाफट देता है। तो ये तो अच्छा सवाल है। 1-2 एडजस्टमेंट्स होंगी, वो आपके, मैं 100 सवाल करवाऊंगा, 101वां आपको आना है, उसमें वो नई एडजस्टमेंट आपके लिए भी होगी, उससे परेशान नहीं होना। 70-80% देखना है जो आपसे हो रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब इधर आ जाओ जी, पॉइंट 2 में चलते हैं जी। जी बेटा, जी बेटा,
हाँ हाँ, वो हमने जो भी किया होगा, नहीं 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 नहीं, हमने एक्सपेंस, हमें उन्होंने अलाउ क्या किया था, राइट ऑफ। ये राइट ऑफ 2 मिलियन का, ये जब किसी साल में अलाउ किया होगा उन्होंने, तो हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में तुसी हाले तक इतने फिर रहे सी बेटा, हमने लेस कर दिया था बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये हमने कितना लेस किया यहाँ से, 2, पिछले किसी साल में जब कभी राइट ऑफ हुआ था, आज वही 2 आ गया है। तो इस 2 के आने की एंट्री क्या होती है, आपकी अकाउंटिंग को दफा करें, वो आप अकाउंटिंग में कर चुके हैं जो करना था। मुझे बताएं कि इस 2 की एंट्री रिटर्न ऑफ आपको रिकवर हो जाए तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो आपके पीएनएल में ये इनकम रिकॉर्ड हो चुकी। तो जब टैक्स वालों ने ये 2 रुपया अलाउ कर दिया था एज एन एक्सपेंस, जब वो राइट ऑफ किया था, तो आज जब वो रिसीव होकर इनकम बनाया तो उस पर टैक्स भी लेंगे। बाकी कहानी तो प्रोविजन क्या है, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, आपने बैड एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया, मैं तो उससे कोई सरोकार ही नहीं, मेरे सवाल के अंदर वो गिवन है। बैड एक्सपेंस उस साल में जितना भी रहा होगा, मुझे उससे क्या, वो तो उन्होंने उलटवा दिया होगा। उन्होंने क्या अलाउ किया होगा उस साल में जब कभी ये राइट ऑफ किया था, 2 मिलियन। आज वो 2 मिलियन रिसीव हो गया, तो जब उन्होंने वो 2 मिलियन एक्सपेंस बना दिया था, तो आज वो इस 2 मिलियन को इनकम मानेंगे। अब वो एक्सपेंस माइनस कर दिया था हमने उस साल में और टैक्स दे दिया था, आज जब वो प्रॉफिट में शामिल है तो कहेंगे रहने दो भाई, इसके ऊपर हमने आज टैक्स लेना है, क्योंकि ये जब भागे थे तो हमने इनको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ किया था, आज ये वापस आ गए तो आज इसके ऊपर इनकम दे दो, मुझे इनकम है तुम्हारी, टैक्स दे दो। जी बेटा, तो इसीलिए हमने, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारा और टैक्स वालों का फर्क क्या अभी। अच्छा, आपने अकाउंटिंग में आज क्या किया होगा, इस साल में क्या किया होगा, यही किया है ना। अब इसका क्या असर पड़ा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, रिकवरी का तो यही एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं होती। बैड डेट रिटर्न ऑफ की रिकवरी प्रोविजन को नहीं छेड़ती, क्योंकि वो हम डेटर में से माइनस कर चुके होते हैं। इस एडजस्टमेंट ने मेरे डेटर को नहीं छेड़ा, मेरी प्रोविजन को नहीं छेड़ा, जस्ट कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इसका कोई असर प्रोविजन पे है ही नहीं जब रिसीव हुआ है। तो आप प्रोविजन को भी छोड़ ही दें, साइड पे कर दें, ठीक है। अब मसला सिर्फ इतना है कि ये 2 रुपए की इनकम आ गई है हमारे पास, क्या करें इसको टैक्स देने के लिए लेंगे, क्योंकि इसको 2 रुपए को उन्होंने पहले माफ़ भी किया था, एज एन एक्सपेंस अलाउ किया था। आज वो 2 वापस आ गए, तो क्यों माफ़ किया था, भाग गए जी, आ गए वापस तो टैक्स ने। ओके, बैड डेट रिकवरी का कोई असर प्रोविजन वगैरह पे होता ही नहीं है, वो तो हमारी किताबों से राइट ऑफ निकल जाता है ना जी। कहाँ थे हम जी, ओके नाउ। अच्छा, इन लेजर्स को वैसे तो बने हुए हैं लेजर्स, मैं दिल कर ऐसे बना दूं, बनाऊं। अच्छा जी, चलो खैर देखते हैं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। इस तरह बना लेता हूं मैं अकाउंटिंग वालों का लेजर, खुला टाइम है हमारे पास, एक्स्ट्रा आपको बिठा लिया हुआ मैंने। अब क्या मसला है, पीपीई ब्रॉड डाउन 1700, उसके बाद एडिशन 460, उसके बाद इम्पेयरमेंट 72, डेप्रीसिएशन 470, डिस्पोजल बुक वैल्यू ही होगी 144। ऐसे ही पता नहीं मैं क्यों बनाई जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कैरी डाउन जो होता है कितना आ रहा है वैसे 1474, ये जाना है कैरिंग अमाउंट में, वैसे ही मैंने बनाया, वैसे बाय द वे आपस की बात है। खैर चलें छोड़ें, ये थोड़ा सा आपको ज़रा कंफर्टेबल लगता है, ज़रा अच्छा है, इसको ऐसे देख ले, फिर मैं मिटा दूंगा, कोई मसला नहीं, आपने नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे पीपीई एक और बन गया, ब्रॉड डाउन। अब ये ब्रॉड डाउन में चेंज है टैक्स की वजह से होगा। ओ, पढ़ लिया था, शुक्र है। ओ, हम एडिशन 460 का लेकर बैठे हैं, वो एडिशन 480 का लेके बैठे हैं, ये क्या मुसीबत है यार। अच्छा, उसके बाद ओ, इधर आपको समझ इस तरह से अच्छा आता है, मैं इसलिए ये कर रहा था। ओ नहीं, मतलब लेजर बनाया है। आप इम्पेयरमेंट लिए बैठे हैं, अब वो इम्पेयरमेंट को नहीं लिए बैठे हैं, अच्छी बात है, ये तो फ़र्क होते ही हैं ऐसे। चले खैर, बाकी नॉर्मल वाले आपके फ़र्क जो आज तक होते रहे, डेप्रीसिएशन 284, डिस्पोजल
92 और कैरी डाउन आप निकाल लेंगे, ठीक है, वही है कैरी डाउन, वही आना है। अब मैंने बस ये दो चीज़ें यहाँ समझानी थी, ज़रा आपको यहाँ से नज़र आ जाता तो ईजी हो जाता है। पहली चीज़ उसने क्या बताई, इम्पेयरमेंट इज़ नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज़। अगर इम्पेयरमेंट अलाउड नहीं है टैक्स पर्पजेज़ के लिए, तो मैंने तो यहाँ तक आते आते इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की होगी कि नहीं की होगी, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, ऐड करो। ऐड हो गई इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर, बिल्कुल डेप्शन की तरह से, कितनी 72। और कितने इम्पेयरमेंट लॉस वो अलाउ करेंगे, वो मानते ही नहीं है इसको, तो कुछ भी माइनस नहीं करने देंगे। आगे बढ़ें जी। अब ये हो गया काम, बोलो डन एंड डन, ठीक है। अगली चीज़, अगली लड़ाई किसकी है, डेप्रीसिएशन। करंट टैक्स को पहले फड़का देते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन 470 ऐड करो, 284 माइनस, जी ऊपर लेते जाएंगे इसको, आहिस्ता आहिस्ता उठा के वर्किंग को ऊपर लेते जाएंगे, सवाल पूरा हो जाएगा। ऐड इसी तरह से 15वां भी करेंगे इंशाल्लाह। अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन लेस करेंगे टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन, आसान सवाल है जी। 470 और 284। अब एक और चीज़ भी आ जाएगी, डिस्पोजल वगैरह का गेन लॉस, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डिस्पोजल ये भी हो गया। डिस्पोजल अब हुआ कितने का है ये नहीं पता, डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है ये बच्चों नहीं पता। कोई बता सकता है कि क्या कर सकते हैं इसमें हम, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई तुक्का लगा ले। डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूँ मैं, डिस्पोजल के अकाउंट में पीपीई से 144 आया है, और इधर डिस्पोजल का अकाउंट जो बना रहा हूँ इसमें पीपीई से, जी पीपीई से क्या आया है पहले बताओ, पीपीई से क्या आया है लिखना था, और पीपीई से कितना 92। अब मुझे बताओ क्या कैश पे कोई लड़ाई होती है इनकी, नहीं होती ना, तो इसलिए कैश ज़ीरो ले लो, ज़ीरो ले लो तब भी ठीक है, सेम ले लो तब भी ठीक है, 100 भी कर सकते हो दोनों जगह। नहीं समझ आई, कोई लड़ाई नहीं है तो आप 100 ज्यूम कर लो, फिर इधर भी 100 ले लो, इधर भी 100 ले लो, यहाँ पे 100 लोगे तो 44 रुपये का लॉस, और यहाँ पे 8 का गेन, ठीक है, सही है। अभी ज़िंदगी आसान है, दोनों तरफ ज़ीरो ले लिया आपने, यहाँ पे 92 का गेन, यहाँ पे 100 नहीं लॉस है, सॉरी, यहाँ पे 92 का लॉस, यहाँ पे नेट होकर मामला वही होना है। तो मैंने आपको कहा था कोशिश करनी है कि एंड तक कि हम अजम्पशंस ना लें, जितनी अजम्पशन से दूर रहेंगे, वो क्या कहते हैं ना, मुझे इश्तिहार एक ज़हन में नहीं आ रहा, बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है ना, अजम्पशंस को बच्चों की पहुंच से दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो अजम्पशंस से बचें। अब क्या होगा जी, पीएनएल इस तरफ आएगा 144, और यहाँ पे पीएनएल, यानी इतना आसान है कि लेजर बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब बताओ जी, डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट, मतलब टैक्स वाले कह रहे हैं कि लॉस कितना है 92 का, और हम कह रहे हैं 100, तो उल्टा दें, ऐड करें अकाउंटिंग वालों का लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, और लेस कर दें टैक्स वालों का। जी अकाउंटिंग लॉस कितने 144, और अच्छा अब चेक करो, वैसे लॉसेस से हमने प्रॉफिट्स में चले जाना है, क्योंकि ऐड होने वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, वापस की बात है, लेस होने वाली कम है लड़ाइयाँ झगड़ों में। खैर चलें, अब वो आखिरी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था इसमें, वो कहता है जो 20 रुपये का एडिशन है, हमें तो नहीं पता लग रहा था कि ये क्या मुसीबत है, वो कहता है कि ये प्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर तुसी बोल दो किताब तो वेख के, मैं तो पहुंच ही जाना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन विच वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट अंडर टैक्स लॉस। तो भाई इसकी लड़ाई, अब वो सिर्फ उतनी सी बात करें ज़रा, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के हिसाब से अगर सिर्फ उतनी सी बात करें, तो सिर्फ मैं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की बात करूँगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट की जो वर्किंग चल रही होगी, इसके अंदर आपका पीपीई चल रहा है ना। अब कितना डिफरेंस है,
कितना डिफरेंस है? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट अलग तो नहीं है इस सवाल में? चलो ज़िंदगी आसान है फिर तो। अच्छा, लेकिन आप पक्का पक्का कॉलम रखा करें यार, ऐसे ही ना हो बाद में आपको पता लगे ओ हो अच्छा निकला है, अब क्या करें, सारी वर्किंग गड़बड़ होगी, टाइम ज़ाया हो। अच्छा, अब इधर देखो कितना है जी एक्सचेंज लॉस? 20 के एक्सचेंज लॉस हम एंट्री करते हैं, मैंने सिखाया था P&L डेबिट और पेबल क्रेडिट, कुछ ऐसा होता है ना, तो बोलो P&L को हम डेबिट कर देते हैं, हम एक्सचेंज लॉस P&L में लेकर जाते हैं, एक्सचेंज लॉस को हम डेबिट करते हैं P&L में, ठीक है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हें जो एसेट है ये एसिड तुम्हें 460 का नहीं 480 का पड़ा है, ये 20 रुपये भी तुम्हें एक्सचेंज लॉस किसी एसिड की वजह से आए, एसिड कॉस्ट में डालो। हम कहते हैं नहीं, इसको हमने एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, मतलब मैंने कहा था ये लोग एसिड कहते हैं, हम इसको एसिड नहीं मानते, ठीक है। तो अगर यही चीज़ फ़र्क वाली थी तो क्या ये चीज़ इन लेजर्स में कवर अप हो नहीं गई? यानी कि डेबिट इन्होंने किया अकाउंटिंग वालों ने 460 का और इन्होंने डेबिट किया 480 से, तो क्लोजिंग के अंदर आते आते ये मामला सही तो हो गया। हम यही काम ही करते थे। कौन से समय पे थे यार वो छोटे छोटे सवाल जिनमें मैंने एक्सचेंज गेन लॉस करवाया था? चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, रहने दो, तुसी बता दो। चलो आ गया हूँ, वैसे मैं करीब ही हूँ। ये देखो मिटे मिटे यहाँ पे मामलात होंगे ना, ये देखो ये एक्सचेंज लॉस टैक्स वाले कहते हैं 400, टैक्स वाले कहते हैं, हम कहते हैं 460 का एसेट है। बोलो, ये ऊपर देख लो ना, ऊपर वाली हेडिंग वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कितना का एसेट है एडिशन में, एडिशन की बात कर लें सिर्फ तो एडिशन ही तो वही एडिशन आया हुआ है। हम कह रहे हैं जी कितने का एसेट है? 460 का। टैक्स वाले कह रहे हैं 480। ये कैसे किया इन्होंने? 400 जमा 20, ऊपर वाली वर्किंग जैसा बना लिया। हम इस 20 को एसिड नहीं बना रहे, वो कहते हैं नहीं एसिड, हम क्या 460 सॉरी जी, हम इस 20 को एसिड नहीं बना रहे, वो कहते हैं नहीं इसको एसिड बनाओ। उन्होंने एसिड बना दिया, हमने इसको क्या किया हुआ था? एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस किया होता तो इसको 20 को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ये पास पेपर 12 से मैंने रेफर कर दिया, इसको एडजस्टमेंट नंबर 2 बनती है। इसका असर क्या पड़ेगा? ऐड कर देंगे एक्सचेंज लॉस, ये रिवर्सल किया मैंने एक्सचेंज लॉस का, ये ऐड हो गया। और डेफर टैक्स में ये एसेट जो मैंने खरीदा है ये 460 पे नजर आएगा कैरिंग अमाउंट में और 480 में टैक्स बेस पे। अब अगली बात, ये 460 पर ही तो डेबिट हुआ है मेरे पास कैरिंग अमाउंट तक आते आते, और ये 480 पर डेबिट हुआ है। यानी ये देखो ना, ये 460 इधर पड़ा तो यही क्लोजिंग में आएगा फिर, क्या ख्याल है? और यहाँ पे 480 पड़ा तो यही इस क्लोजिंग में आएगा। तो वेरी सिंपल, आपने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जब ये दोनों उठानी है तो ये एसेट साइड वाला मामला हल हो, ये डेफर टैक्स वाला मामला हल हो जाना है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा बताओ जी? कैरिंग क्लोजिंग बताएंगे पीपी का जी, 1474 और 1220, ठीक है। यही वाला काम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। हमें 480 और 460 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आपको अलग से दिखाया सिर्फ इस मसले का हल क्या था। इस मसले में हमने एसिड 460 पे रखना है, उन्होंने 480 पे, और हमने वो 20 रिवर्स करना है। अब हमारी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम अपने लेजर का क्लोजिंग उठाएंगे, क्योंकि कैरिंग अमाउंट, ये जो कैरिंग अमाउंट निकलने वाला लेजर है, टैक्स या अकाउंटिंग वालों का लेजर है, उसमें डेबिट कितना हुआ पड़ा है? 460, और टैक्स वालों के लेजर में डेबिट कितना हुआ पड़ा है? 480। तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग में आ गया, इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस ये ऐड करा दो मुझे यहाँ पे, ऐड एक्सचेंज लॉस रिवर्स्ड, कितना जी? 20। जो ऐसे ही आज 12 हुआ है ना, ऐसे ही कल अगर टाइम से ना शुरू हुआ तो कल फिर थोड़ा लेट पढ़ लेंगे और कल 15 कर लेंगे, जैसे 12 आज डिस्कस किया। अच्छा है जा, क्या हुआ है? हाँ करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी हम इधर तक आएंगे। एज पर टैक्स लॉज
रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउबल इन नेक्स्ट ईयर। बड़ी मजे की एडजस्टमेंट थी। जो इस साल का रिसर्च एक्सपेंस है वो अगले साल, और जो अगले साल का होगा वो उससे अगले साल, और जो पिछले साल हो गया वो इस साल। अब ये बड़ी मजे की एडजस्टमेंट जरा चेक करिएगा, मैं आपको समझाने लगा हूं। यार बैठ जाओ, ये सवाल करके जाना है, जिसने जाना है अपलोड तो हो ही रहा है, जिसने जाना है जा सकते हैं। मैं कोई नाराज भी नहीं होऊंगा, सचमुच मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ, ठीक है। जिसने जाना है मेरे बच्चों, चलो मैं बस ये बस 5-7 मिनट में ये एक दिन दिमाग के अंदर रहेगा। अभी 12 भी रहता है, रहता ना छोड़ो, ठीक है। आराम से जाओ, अपलोड हो रहा है, ठीक है, बस एंड से देख लेना। लेकिन मेरा दिल है कि कोई मसला नहीं है तो मेहरबानी करके बैठो। अच्छा जी, अब करंट टैक्स हमारा साल कौन सा है? 20 है, 19 है? चलो ज़रा समझिएगा, बड़े सुकून से समझिएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है, मैं अलग से समझा रहा हूँ इसीलिए। फिर इसको अपने सवाल के ट्रीटमेंट में डाल लेना। ये लिख भी नहीं रहा, तेनू कोई मसला नहीं पुत्र, बह जाते इधर आ जाए, है पक्की बात है। तुम जाओ, नहीं झूठ कोई भी नहीं बोलता इनमें से, फनकारी लगा के जा सकते हैं, झूठा कोई भी नहीं इन बच्चों में, सब सच्चे हैं। अच्छा जी, सर ऐसे ही चढ़ा रहे हैं हमें, नहीं बेटा झूठ तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, मुसलमान हो झूठ। चलो निकलो, जाओ क्लास पढ़ो। 31 दिसंबर 2018 कैरिंग अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसलिए कि ये भी देखो डिफरेंट है। पूरी कहानी समझाना चाह रहा हूँ ना, पूरी कहानी, ये नहीं कि जुगाड़ लगा लें, बस पूरी कहानी समझ आ जाए आपको, ताकि इस जैसी कोई एडजस्टमेंट ज़िंदगी में कभी फिर आ जाए, जो कि एक आधे सवाल में शायद आ भी जाए इस तरह की, तो आपको सही से पता हो। बस पूरी कहानी समझानी है, वरना दा लगाना 1 मिनट में काम हो जाएगा, लग सकता है। हाँ, दिल में कह रहे हैं दा ही ला दे, सानू छुट्टी दे दे, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, और कुछ है इसके बाद? इसके बाद और कुछ है? वो एडजस्टमेंट है डेफर्ड टैक्स वाली। चले अच्छा जी, अब पढ़ो ज़रा इसको। ये आप बेशक मुझे बता देना बाद में, कोई मसला नहीं है, इसका आंसर बता देना। रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउबल इन नेक्स्ट ईयर। रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 25 और पिछले साल की थी 64। अब इधर देखो, करंट टैक्स में हमने पीबीटी से काम शुरू किया था, बोलो। अब पिछला साल मेरे इस वक्त नहीं है सवाल में, लेकिन पिछले साल में 64 कितना है? रिसर्च कितना है? 64। पिछले साल का रिसर्च एक्सपेंस 64 का पिछले साल उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने अलाउ नहीं किया था, यानी कि 2018 के अंदर मुझे उन्होंने कहा होना है भाईजान ये क्या एक्सपेंस किया हुआ है रिसर्च एक्सपेंस, चलो ऐड बैक करो। तो रिसर्च ऑफ 18 मैंने गंदा सा मुंह करके 18 में ऐड बैक कर ली होगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 18 के एंड पे ये रिसर्च कॉस्ट को एक एसेट बनाकर कह रहे हैं इसको हम फ्यूचर में अलाउ करेंगे। समझ आई बात की? ये साल मेरे सवाल में नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए इधर तक आया हूं। कहां तक गिरना पड़ गया मुझे आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा उठाएं अपने आप को आप भी, ठीक है जी बेटा। ये बात समझ आई? 64 18 वाले साल में रिसर्च उल्टा दी हमने। क्यों? टैक्स वाले कह रहे हैं इसको हम अलाउ नहीं करते, डिसअलाउड। लेकिन ये नहीं कह रहे कि परमानेंटली डिसअलाउड, क्या कह रहे हैं? 19 में अलाउ कर देंगे। इसका मतलब इन्होंने आज एक्सपेंस नहीं बनाया, आज एसेट बनाया, जबकि हम इसको एक्सपेंस आउट कर चुके हैं। तो 64 का डिफरेंस आ गया। अब ये एक एसेट है ना, उन्होंने एसेट बनाया। इस तरह की मिलती जुलती एडजस्टमेंट हमने की थी, लेकिन उसमें ये होता था, आसानी क्यों थी? वो यूं कहते थे कि ये आपने जो मिसाल के तौर पे कॉस्ट इनकर की है, आपने तो इसको खर्च एडवर्टीजमेंट हमने खर्चा बनाया, तो कहते नहीं 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 इसको एसेट बनाओ, 3-4 साल में एक्सपेंस बना लेना। ऐसे हमने 2 एडजस्टमेंट्स की हैं, पास पेपर 9 में भी की थी, पास पेपर गालिबन 2 में भी की थी, 10 और 9 में की थी, 9 और 10 में की थी। वो कहता है खर्चा तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, उल्टा दो, सारा आज नहीं अलाउ करेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। यहां पे बस ये है, खर्चा हमने रिकॉर्ड किया तो कहते हैं नहीं इसको उल्टा दो, इस साल में सारा उल्टा दो, अगले साल सारा अलाउ कर देंगे। तो इस साल के एंड पे तो फिर एसेट ही बनाया ना उन्होंने। ये समझ आई बात की? ये किसको समझ नहीं आई? अब ये कौन सा डिफरेंस है? एसेट 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 बनाया, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो डिडक्टेबल नजर भी आ रहा है कि फ्यूचर में ये डिडक्ट होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला साल आ गया
और अगले साल में इन्होंने कहा चलो शाबाश, अब तुम्हें अलाउड है रिसर्च ऑफ 18। कब? 19 में। ओ माय गॉड, अब ये मेरा साल है असल में, 19 है ना, मेरा सवाल 19 का है ना, ये मेरे करंट टैक्स में आ गया, कोई मसला। लेकिन मसला एक और है, रिसर्च ऑफ 19 उन्होंने कहा है, रिसर्च ऑफ 19 उन्होंने कहा है कि अलाउड नहीं है। कितनी है? एक बयान कर लो, मैं मेहरबानी। 25 है, 25 28 25, ठीक है। ये 25 अब 19 में अलाउ नहीं हुआ, ये 25 19 में अलाउ नहीं हुआ, तो अब रिसर्च कॉस्ट जो पिछले साल एसेट बनाया था हमने, यानी उन्होंने वो इस साल एक्सपेंस आउट कर दिया ना प्री पेमेंट की तरह से, इस साल कुछ भी नहीं बचा। अब इस साल उन्होंने जो 25 डिसअलाउ किया है, हम कह रहे हैं लो जी ये फिर एसेट बनाई बैठे ने, हमारा तो एक्सपेंस है, तो 25 का फिर क्या आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 में जब जाएंगे तो 20 में ये 25 जाके अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो थले तो नहीं हो गया, 20 में जाकर ये 25 क्या हो जाएगा। होए होए होए, कत्थे पहुंच गई गल। ये अब ऐसे समझाने में मज़ा तो आता है ना, फिर थोड़ा टाइम भी लगता है। तो रिसर्च ऑफ 19 अब अलाउ हो गई, ठीक है। तो फिर तुम अब जा रहे हो छोड़ के आधे रास्ते में, तुम्हें तो दुनिया का कोई काम नहीं था, तुम तो वैसे ही बस रोटी के हाथों मजबूर हो, तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही और कुछ भी नहीं है। नो इट्स नॉट ओके। तो भाईजान अगले साल ये 20 के एंड पर अगर मिसाल के तौर पे 20 में और कोई रिसर्च कॉस्ट ना हुई तो ये दोनों 0-0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखना ज़रा, ये इसकी पहले पिक्चर लो, उसके बाद मैं फिर सवाल दिखाता हूँ आपको, सोल्यूशन दिखा दूँ। इसकी पहले पिक्चर ले लो, कोई बात जी, ले ली पिक्चर। बल्कि एक काम और भी करो, ओह इन्हों तो मिटाओ ना, ले जी, ये आपकी करंट टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट है सिर्फ इतनी सी, और ये आपकी डेफर टैक्स के अंदर। जी कौन सी? 18 का भी बनाना है, चलो ठीक है। अब इसको सवाल में फिट कर लेना, ओके। यानी रिसर्च ऑफ 18 19 में अलाउड तो माइनस, रिसर्च ऑफ 19 में नहीं अलाउड डिसअलाउड तो उसको, ठीक है। इसको मैं वहाँ लिख देता हूँ, ये पिक्चर आप बना चुके थे, इसको यहाँ लिख दें, बस लिख लीजिएगा आप खुद ही, कोई मसला तो नहीं इस एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट नंबर, ये पास पेपर 12 की एडजस्टमेंट नंबर 3 है, ठीक है। अब अगली कोई नहीं एडजस्टमेंट आपसे करवाने वाली डिस्कशन, रेंट एक्सपेंस जो है वो पेमेंट बेसिस पे, इसको इतना जूस निकाला हुआ है आपने ना कि ये आप कर लोगे, डन है ये। 31 दिसंबर पे डीएल, 31 में 18 पिछले साल के आखिरी दिन, डीएल कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेज ऑफ 90 अगेंस्ट विच डीएल आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, तो ठीक है। बस ये करना पड़ेगा आपको कि ये जो वर्किंग अब इत्तेफाक से मेरे सामने बन गई है ना इत्तेफाक से, इसको यूज़े करें, आप कह रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट भी है आपको, हैं जी। तो यहाँ पे कोई पागल हो गया, कहते बस कर दो हम, आखिर पे ही पहुँच गया मैं भी, भाग गया मुझसे, डर गया ये। असल में यार कल और परसों 2 दिन वैसे जूम मीटिंग होती है, तो इसलिए मेरे पास मौका भी नहीं था होना, चलो आज थोड़ा सा था, फिर अब इंशाल्लाह सैटरडे को ही जाके कहीं मौका मिलता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा तंग किया, माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर
असल में 18 के साल में वो कह रहा है कि अनयूज्ड टैक्स लॉसेज हैं। बस ये ख़त्म। अब कितने थे जी? 98 इंटू 30%। टैक्स रेट बता दो। 35। तो जो भी है ये बारों बार इधर आना था। कितना? 34.3। मसला तो तब आता जब पिछले साल इन्होंने 98 के अनयूज टैक्स लॉसेस थे और 90 पे बुक किए होते, लेट्स से, और इस साल पूरा 98 एडजस्ट हो जाता। 98 नहीं है, 90 है। अच्छा, तो आंसर आगे क्या आएगा? चलो ये तो ठीक है ना। अब तो ये मसला तब होता बेटा, समझ आई बात की, कि अनयूज्ड टैक्स लॉस जो है वो सारे का सारा बुक ना हुआ होता। अब इस साल में तो वो कह रहा है एक्सपेक्टेशन थी कि इनको फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, इसलिए पूरा 90 पे बुक कर लिया। अब जब ये साल आएगा तो करंट टैक्स की वर्किंग में ये एक स्टेप ऊपर जब आएगा, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आएंगे। कितने जी? 90। तो ये 90 माइनस हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये सारे एडजस्ट हो भी जाएंगे, आपने गौर किया होगा। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी ओवर हो गई, इसमें कोई मसला नहीं था। ये मसला तब आता अगर पिछले साल के अंदर एक्सपेक्टेशन होती कि इतना प्रॉफिट नहीं आना तो डेफर्ड टैक्स कुछ कम बुक किया था। ये मैंने हफ्ते वाले दिन पढ़ाया था पार्ट बी में। ठीक है, तो अब इस सवाल का मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जूस निकल चुका है। अब इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सवाल आप घर पे जब दोबारा करेंगे तो आपसे हो जाएगा। बाकी कल मेरा इरादा यही है कि 15 को करेंगे इंशाल्लाह नॉर्मल क्लास में, क्योंकि IFRS 8 की जो बुनियाद है वो पढ़ चुकी है तकरीबन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।